Hello everyone, Kapil Tadeja this side from HGPA Classes Pune. Well, I'm here to discuss yesterday's CA Foundation Accounts paper. अब तक की अगर CA Foundation की लाइफ में देखोगे, पूरी हिस्ट्री में देखोगे ना, सबसे इजीएस्ट अगर कोई अकाउंट्स का पेपर आ सकता था वो ये था। एक भी बाउंसर क्वेश्चन नहीं। अगर आप मेरे नोट्स उठा के देख लो तो एक एक क्वेश्चन मेरे नोट्स में से पिक किया था और लगभग सारे मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं थे, कुछ भी बाउंसर क्वेश्चन नहीं थे। यहाँ पे सबसे इजी पेपर था। ऑल्सो बच्चों के रिव्यूज में मिले हैं, सर ये पेपर इजी था, ये पेपर इजी था, बट यस कुछ बच्चों के थे कि सर ये क्वेश्चन में एक आधी मिस्टेक हो गई है तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो इस वजह से मैं पेपर डिस्कशन अर्ली बेसिस पे डाल रहा हूँ कि फिलहाल आप लोग अपने सॉल्यूशन सिर्फ चेक कर पाओ। बट मैं हमेशा से, जब भी मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर्स या अकाउंट्स के पेपर अपलोड किए हैं, हमेशा से मैं यही बोलता हूं कि आपके चारों पेपर्स हो जाएं, उसके बाद आप एनालिसिस चेक करें तो आपको अच्छे से, मतलब वो बिना टेंशन के आगे ही पेपर्स जाएंगे। पोस्ट तो कर रहा हूं बट मैं फिर भी सबको रिकमेंड करता हूं कि आप लोग ये चारों पेपर्स आपके पूरे फाउंडेशन पेपर्स होने के बाद ही एक बार चेक करें। वेल, स्टार्ट करने से पहले एक और बात, छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि काफी टाइम से बच्चे बोल रहे हैं कि सर अब घर बैठे बैठे बोर हो गए, अब हमको यहां से बाहर निकालो। ऑनलाइन बैचेस जो है ना, लाइव बैचेस, ये बहुत हो गया, घर पे बैठ के थोड़ा बाहर निकलना है। तो बस उसके लिए वी आर कमिंग विद द फेस टू फेस सीए इंटरमीडिएट बैच फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोथ स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd of January 2022। राइट, जो भी डिटेल्स हैं आप लोग HCP ऑफिस कांटेक्ट करें और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। वेल, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर हम बात करें पेपर की, तो आपके पेपर में स्टार्टिंग में तो जैसे MCQs आते हैं, जैसे आपके ट्रू और फॉल्स आते हैं, उसके बेस पे any amount spent to minimize the working expenditure is a revenue expenditure। obviously ये false है, क्यों? ये capital expenditure है। reasons मैंने सब मेरे PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब कुछ डाला है इसके अंदर, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट, expenses incurred on the repairs for the first time is a capital expenditure too। yes, ये capital expenditure है। next, the provision for bad debts debited to sundry debtors, no false। क्यों? provision की एंट्री क्या होती है? it's P&L to debtors, sorry P&L to I'm so sorry, P&L to provision। next, it's not data, it is P&L account debit। okay, next, fourth entry, non purchasing preference shares enjoy voting rights। obviously false है ये, क्यों? उनको सिर्फ डिविडेंड में मिलता है फिक्स रेट पे, वोटिंग राइट्स कुछ नहीं है, वोटिंग राइट्स सिर्फ हम इक्विटी को देते हैं। नेक्स्ट, there is no entry passed by the consignee in the books of the remaining stock of the goods lying in। बिल्कुल ट्रू है बेटा। कंसाइनी को किससे मतलब रहता है? कंसाइनी को सिर्फ उसके कमीशन से मतलब रहता है। ये ओनर कौन है इसका? गुड्स का कंसाइनर। तो कंसाइनर की बुक्स में एंट्री, कंसाइनी को एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सो द आंसर इज ट्रू। डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज नेवर बैलेंस। ट्रू है बेटा। क्यों? डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, उसको बैलेंस नहीं किया जाता है, उसके बैलेंसेस उनके लेजर अकाउंट्स में डायरेक्टली पोस्ट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड का डेबिट का जो कॉलम रहेगा वो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में जाएगा, और जो क्रेडिट का रहेगा वो डिस्काउंट रिसीट के क्रेडिट में जाएगा। राइट, तो एक बार सॉल्यूशंस पे ध्यान दे देता है। सारे रीजंस लिखे हैं यहाँ पे। यस, फर्स्ट इज फॉल्स क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकंड ट्रू, यस वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। थर्ड इज फॉल्स, क्यों? वो P&L अकाउंट को डेबिट होता है, डेटर्स को नहीं। एंट्री क्या रही थी इसकी? P&L टू प्रोविजन। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग फॉल्स है, क्यों? क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। नेक्स्ट, कंसाइनी एंट्री नहीं करेगा, ट्रू है। और लास्ट में डिस्काउंट कॉलम बैलेंस नहीं होता है, ट्रू है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड नहीं था ये क्वेश्चन, क्योंकि इन्वेंटरी पे जो लेवल हमने सेट किया था एक टफ क्वेश्चंस का, वो लेवल से हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने। एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था, वो भी वेटेड एवरेज का। वेटेड एवरेज क्या था यहाँ पे देखो, ओपनिंग स्टॉक नील था तो इसका कुछ बनता ही नहीं था। 10 यूनिट से 300 वाले, उसमें से 5 अगर आप इशू करोगे, सीधी बात है यहाँ पे बैलेंस कितना रहेगा? 5 यूनिट्स 300 वाले, 1500 का स्टॉक फिलहाल आपके पास है। नेक्स्ट, 20 यूनिट्स 400 वाले अगर आप इशू करते हो तो आपका कितना हो जाएगा? टोटल 8000 का परचेज हो जाएगा, और आपके पास 20 यूनिट्स हो जाएंगे। तो अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल हो गए 25 यूनिट्स। Just 1 second। यस, तो टोटल हो गए आपके 25 यूनिट्स और 9500 के। तो अगर आप यहां पे डिवाइड करोगे तो आपको पर यूनिट रेट मिल जाएगा। तो वो रेट आ रहा है आपका 380 रुपीज। उसके बाद आप 10 यूनिट्स इशू करोगे, वापस 380 में इशू करोगे, वापस 10 यूनिट्स इशू करोगे, वापस 380 में इशू करोगे। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। तो आपके लेफ्ट आउट कितने हो गए? 5 यूनिट्स कितने वाले? 380 वाले, विच कम्स टू 900। आपको सिर्फ आपको प्रेजेंट करना था। प्रेजेंटेशन एक बार चेक कर लीजिए, प्रेजेंटेशन कैसा है आपका। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन 31 मार्च, वेटेड एवरेज मेथड है, रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस। तो क्वांटिटी रेट अमाउंट मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। 10 यूनिट्स परचेज किए थे 300 वाले, तो बैलेंस भी उतना ही था। फिर अगर आप 5 इशू करोगे तो सीधी बात है 300 वाले इशू करोगे तो आपके पास बैलेंस बच गए 5। नेक्स्ट टाइम आपने 20 परचेज किए, 8000 टोटल हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया? 5 + 20 इज 25 यूनिट्स, और आपका 1500 और 8000, आपका टोटल कितना हो गया? 9500। तो एवरेज रेट अगर आप देखोगे 9500 डिवाइडेड बाय 25, वो आपका आएगा 380। उसके बाद आपने सिर्फ दोनों इश्यूज किए हैं, तो सीधी बात है 380 वाले इशू करोगे आप दोनों बार, आप लेफ्ट आउट बचेगा सिर्फ 5 यूनिट्स के, आप 380 एंड देयरफॉर द वैल्यू इज 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका
थ्योरी क्वेश्चंस थे, एकदम इजी क्वेश्चंस थे, थ्योरी 1 पॉइंटर क्वेश्चंस। प्लीज देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस बाय व्हिच रेवेन्यू, कॉस्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग इन व्हिच दे अक्रू। वहां पे अक्रूवल होना चाहिए, कैश बेसिस नहीं है। कैश बेसिस मतलब जब कैश आएगा, जब कैश जाएगा। सो अक्रूवल बेसिस क्या रहता है, जब वो अक्रू होता है तब एंट्री करनी चाहिए। नेक्स्ट एमोर्टाइजेशन। बेटा एमोर्टाइजेशन किसके लिए करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए क्या है, डेप्रिसिएशन। एंड इंटेंजिबल के लिए वी यूज द वर्ड amortization. Next, contingent asset, it is a potential economic benefit that is dependent on some economic feature benefit largely out of a company control. A contingent is thus also known as potential asset. बेटा जो कंफर्म हो जाता है कि नहीं मिल सकता है, but still contingent assets are normally not recorded. क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं? Because of the conservatism rule. हम losses expect करते हैं but profits नहीं। तो asset है तो ठीक है, जब एक्चुअल में आ जाएगा तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिलहाल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। contingent liability जो हो सकता है कि शायद हो जाए, हुआ नहीं है लेकिन चांसेस है कि हो सकता है, तो हो सकता है तो हम बाय वे ऑफ नोट्स, अगेन इसको भी रिकॉर्ड में नहीं डाला जाता है, इसको फुटनोट में लिख देते हैं हम कि बैलेंस शीट के बाद कि ऐसा लायबिलिटी हो सकता है, जैसे बी आर डिसऑनर्ड या सॉरी बी आर डिस्काउंटेड। बी आर डिस्काउंटेड नथिंग बट अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो पॉसिबल है कि हो सकता है सामने वाला, अगर हम डिस्काउंटेड बिल है, ड्यू डेट 31 मार्च के नहीं है, अगर 31 मार्च के बाद है तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला पार्टी उसको नहीं दे पैसे, तो वो बैंक किसको पकड़ेगा, इनकेस में हमें पकड़ेगा, वो हमें बिल ऑनर करना, मतलब हमें पे करना पड़ सकता है, वो भी एक इवेंट के ऊपर, राइट। चल नेक्स्ट, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, ये भी मेरे नोट्स में से क्वेश्चंस थे सारे। ओके 2A में जो था सिर्फ एक रेगुलर बेसिक ट्रायल बैलेंस था, लेकिन बेसिक ट्रायल बैलेंस में कुछ बच्चों ने गड़बड़ किया है, वहां पे बच्चों ने सस्पेंस अकाउंट का यूज किया है, सस्पेंस अकाउंट, जबकि जरूरत भी नहीं थी। क्या प्रॉब्लम क्या था, अगर ट्रायल में देखोगे बहुत सिंपल सा है, इतना एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने वहां पे 2 स्टॉक दिए थे बेटा, ओपनिंग स्टॉक भी दिया था, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया था, बस यही एक था, बाकी सब तो आपके लिए डेबिट क्रेडिट आप बहुत इजीली कर सकते थे, सिर्फ ये 2 पॉइंट था कि ओपनिंग भी दिया था, क्लोजिंग भी दिया था। बेटा अगर आप लोगों को याद होगा कि एक ही चीज आपके ट्रायल बैलेंस में 2 बार नहीं आ सकती, स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग, जैसे डेटस का कौन सा बैलेंस लेते हो, क्लोजिंग बैलेंस लेते हो, डेटस आपको ओपनिंग क्लोजिंग एक साथ थोड़ी आता है ट्रायल बैलेंस में, या तो क्लोजिंग आएगा, राइट, क्लोजिंग आता है, उसके बाद अगर कुछ एडजस्टमेंट देंगे तो उस पर एडजस्टमेंट किया जाता है। आपने जो भी बैलेंस लिए थे, ट्रायल बैलेंस किससे बनता है, लेजर बैलेंस से, तो लेजर बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है उससे ट्रायल बैलेंस बनता है ना, तो ओपनिंग और क्लोजिंग एक साथ कैसे आ सकता है। तो यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था कि आपने स्टॉक को लिखना नहीं चाहिए था, क्लोजिंग स्टॉक को बाय वे ऑफ नोट्स आप लिखते थे, जैसे एडजस्टमेंट में हमको सिखाया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट सो एंड सो फर्स्ट एडजस्टमेंट, तो उसको आप फुटनोट लिख सकते थे। दूसरा एडजस्टमेंट में आपको बताया था क्या क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, वेल द आंसर इज यस। कैसे आ सकता है, तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास होनी चाहिए, कैसे, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, या फिर अब ट्रेडिंग तो बनाया नहीं, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, मतलब परचेज को कम करना। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी याद रहेगा कि मैंने आपको सिखाया था एक एडजस्टेड परचेज नाम की एक चीज रहती है। व्हाट इज एडजस्टेड परचेज, ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, तो ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके अगर आप करोगे तो फिर आपका बैलेंस, आपके ट्रायल बैलेंस से ओपनिंग हट जाएगा और क्लोजिंग आपके बैलेंस शीट में आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। दोनों ही सॉल्यूशन से आपको पूरे मार्क्स देंगे। तो मैंने यहां सॉल्यूशन बनाया, प्लीज ध्यान दीजिए, सारे एलिमेंट्स बच्चों के करेक्ट हैं, बच्चों को सिर्फ प्रॉब्लम हुई थी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वहीं पर खेला था, 5 मार्क का क्वेश्चन दिया था, इजी क्वेश्चन था, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग में कुछ बच्चों ने गड़बड़ की है। तो बेटा यहां ध्यान दीजिए, मैंने यहां पे कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को एडिशनल डाल दिया नीचे 20-500, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज फिगर करेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा, बट अगर आप ऐसा सॉल्यूशन बनाए तो भी इंस्टीट्यूट ने आपको, इंस्टीट्यूट पूरे मार्क्स देंगे, बिकॉज आप कहीं पर भी गलत नहीं हो। नेक्स्ट सॉल्यूशन, मैंने ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी दिया है, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या रह सकता है बेटा, आप एडजस्टेड परचेज निकाल लो। एडजस्टेड परचेज में होगा क्या, आपका ओपनिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस से गायब हो जाएगा और आपका एडजस्टेड परचेज क्या रहेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आपके ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, लेकिन अब ओपनिंग स्टॉक को बाहर जाना पड़ेगा, बाहर मतलब क्या, वो परचेज में एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक को दोनों को हमको परचेज में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में एडजस्टेड परचेज आपका 31,000 हो जाएगा और आपका स्टॉक आएगा 2500 और स्टिल आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा उतना ही अमाउंट पे 214,500 पे। तो ये दोनों सॉल्यूशन है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों ने ये बराबर किया होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इजी सा क्वेश्चन पूछा था आपको 5 मार्क के लिए, और प्लीज ध्यान देना यहां पे कहीं पर भी अकाउंट नहीं पूछा था बेटा, आपको पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताना है और गेन हुआ या लॉस हुआ जो डिस्ट्रॉयड बस थी। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे वो पहली बस जो थी, पहली बस वो कब परचेज किया हमने, 1 जनवरी, और ईयर एंडिंग क्या दिया हुआ है 31 मार्च, राइट। पहली जनवरी को परचेज किया तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन कब आएगा 31 मार्च 2019 पे, फिर डेप्रिसिएशन कब आएगा 31 मार्च 2020 पे, और फिर 1 जुलाई को डैमेज हुआ, मतलब ईयर एंड के वापस 3 महीने बाद, तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन कैसे होगा बेटा, तो 1 जनवरी 2019 को परचेज किया तो पहला डेप्रिसिएशन होगा 31 मार्च 19 पे 3 महीने का,
फिर जो भी WDV आएगी फिर से 31 मार्च 20 को उसका बैलेंस होगा पूरे साल भर का, फुल 12 मंथ्स का। फिर उसके बाद 1 जुलाई को डैमेज हुआ, मतलब 3 महीने मैंने फिर से यूज किया, तो 1 जुलाई तक फिर से उसका डिप्रिसिएशन आएगा 3 महीने का। तो बेटा ये थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन है, दैट इज 2021 का डिप्रिसिएशन है, यस। तो ये 3 महीने का डिप्रिसिएशन काउंट होगा। प्लस आपने परचेस कब किया एक दूसरी मशीनरी, सॉरी दूसरी बस कब परचेस किया आपने, 1 अक्टूबर के दिन, सॉरी द कंपनी 1 जुलाई के दिन, सॉरी 1 जुलाई। बेटा 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन उस पर फिर से लगेगा। चेक द सॉल्यूशन। तो बेटा मैंने यहाँ पे एकदम प्रॉपर्ली स्टेटमेंट वाइज प्रिपेयर किया, मैंने स्पेशल मेंशन किया, यहाँ पे अकाउंट नहीं पूछा था, आपको सिर्फ स्टेटमेंट बनाना था। क्या करना था आपको, सिर्फ वर्किंग नोट की बताना था। देखो 1/4 को आपने परचेस किया कितना, 8 लाख रुपए का। तो बेटा 31 मार्च के दिन डिप्रिसिएशन कितना होगा, सिर्फ 3 महीने का 20% के हिसाब से 40,000। वेल WDV आगे 7,60,000, क्योंकि 20% RBI में दिया है, 20% WDV मेथड है, तो 760 पे डिप्रिसिएशन लगेगा इस बार। तो बेटा 31 मार्च 20 को डिप्रिसिएशन लगेगा फॉर 12 मंथ्स 1,52,000। वैल्यू कितनी होगी, 6,08,000। बेटा अब और 3 महीने हमने यूज किया, तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 30,400, जो इसके ऊपर आएगा 6,08,000 में 20% फॉर 3 मंथ्स। तो ये हो गया 577। बेटा इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला हमें, 6 लाख रुपए। 6 लाख मिला तो हमको प्रॉफिट कितना हो गया, 22,400। दिस बिकम्स द गेन फॉर द डिस्ट्रॉयड बस। हमारा गेन हुआ। उन्होंने गेन भी पूछा था, मैंने गेन बता दिया। सेकंड उसने क्या पूछा कि इस साल का जो 2021 का ईयर है उसमें डिप्रिसिएशन कितना लगेगा। तो क्या फर्स्ट बस पे 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगा, यस। कितना निकला तुमने, 30,400 ये वाला आ गया। और जो दूसरी बस हमने परचेस की, कितने की परचेस की, 10 लाख रुपए की, उस पर कितना मैंने यूज किया, हमने 1 जुलाई के दिन परचेस किया था। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने होता है, तो आपके 9 महीने का डिप्रिसिएशन आ रहा है। तो टोटल डिप्रिसिएशन हो गया आपका 1,80,400। दैट्स इट। आपको इतना ही करना था, सिर्फ वर्किंग नोट पे खेलना था, कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कैश बुक का, दैट इज आपके बीआरएस का। बीआरएस में आपको अमेंडेड कैश बुक पूछा था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी ट्रिकीनेस नहीं था इसके अंदर, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो देखते हैं क्या है। पहला था चेक अमाउंटिंग टू ₹60,000 इश्यूड टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। नॉट बीन प्रेजेंटेड, तो ये बीआरएस का पार्ट बनेगा आपका। सेकंड, checks paid into the bank 110,500 out of which checks amounting to 55,000 only collected by the bank up to 30 जून। बेटा 30 जून तक जो 55,000 कलेक्ट हो गए उससे प्रॉब्लम नहीं है हमको, प्रॉब्लम किससे, जो कलेक्ट नहीं हुए। तो 110,500 माइनस 55,000 जो भी फिगर आएगा उतने का फर्क आना चाहिए आपका बीआरएस, आपके कैश बुक और पासबुक में। तो ये दोनों पॉइंट्स बन जाते हैं आपके बीआरएस में, क्योंकि कैश बुक की कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, a dividend of ₹4,000 and rent ₹60,000 received by the bank and entered in the passbook but not recorded in cash book। बेटा पैसा आया है ना, तो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कैश बुक में पैसा आ रहा है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना चाहिए, यस। तो ओपनिंग बैलेंस 445 दिया था, 4,000 आपके डेबिट में आना चाहिए, 60,000 डेबिट में आना चाहिए, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स। नेक्स्ट बात करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 दिसंबर पेड बाय द बैंक 2,700 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बेटा 31 दिसंबर हो या कुछ भी हो, हमारे लिए कोई बात नहीं है, पैसा आना है, पैसा जाना चाहिए। कैश बुक है, कैश बुक कोई चेक नहीं है, कैश बुक बोलता है पैसा आया है पैसा गया उसकी बात करो। पैसा जा रहा है, यस, तो कैश बुक में एंट्री होनी चाहिए, पैसा जा रहा है तो जाने दो, क्रेडिट साइड में बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट। बेटा पेमेंट में आपने कम अमाउंट लिख दिया, तो पेमेंट में आप और 500 लिख दो, खत्म करो। अंडरकास्ट किया ना, मतलब और बढ़ाना पड़ेगा, तो क्रेडिट साइड में 500 लिख दो, अंडरकास्ट एरर। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ₹150 शोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बेटा बैंक चार्जेस, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट साइड में लिख दो बाय बैंक चार्जेस 150। नेक्स्ट, अ बिल्स पेबल ऑफ ₹20,000 हैड बीन पेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बेटा 20,000 का बिल्स पेबल अगर आपने ऑनर किया तो पैसा जा रहा है, तो बाय बिल्स पेबल 20,000 हो गया। Next, bills receivable of 6,000 has been discounted with the bank at a cost of 100 which had not been recorded in the cash book। बेटा डिस्काउंटिंग की अगर आप एंट्री पास करोगे तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो अभी हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक। बेटा कैश बुक में कितना अमाउंट आएगा, 5,900, क्योंकि 100 रुपए तो डिस्काउंट है ना, 100 रुपए तो डिस्काउंट कॉलम में जाना चाहिए। तो बैंक में कितना आएगा, सिर्फ 5,900। बच्चों ने यहाँ कहीं कहीं पर कुछ बच्चों ने 6,000 लिखा होगा, जो मैं जानता हूं, क्योंकि ये नॉर्मल एरर है, एग्जाम प्रेशर में कुछ याद रहता नहीं है कभी कभार, तो ये हो सकता है एरर हो, तो उसके आपके 2 मार्क्स करने के चांसेस हैं अगर आपने 6,000 लिखा होगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है आपके। तो ओपनिंग बैलेंस 445 दिया था, डिविडेंड और रेंट मिला था हमें, बिल्स रिसीवेबल आया था 5,900, मैंने एक नोट लिखा है नीचे। इंश्योरेंस प्रीमियम पैसा गया, अंडरकास्ट एरर पेमेंट साइड पे था तो वो भी गया, बैंक चार्जेस थे, बिल्स पेबल था, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 491,550। अब बेटा आप कैश बुक आपका यहां से स्टार्ट होगा 491,550 से। सिर्फ 2 ही पॉइंट्स थे आपके, एक चेक इश्यूड वाला, एक चेक डिपॉजिट वाला। चेक इश्यूड ऐड होगा, चेक डिपॉजिटेड लेस होगा, लेकिन लेस कितना होगा, पूरा नहीं। 110,500 में से 55,000 तो ऑनर हो गया, तो डिफरेंस कितना आया था बैलेंस अमाउंट का, तो 55,500 माइनस करेंगे, अल्टीमेटली बैलेंस बच गया आपका कितना, 496,050 विच इज द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और फेवरेबल बैलेंस है। मैंने यहाँ पे नोट लिख के रखा है। बेटा क्या कैश बुक हमारे ट्रिपल कॉलम आ सकता है, यस। कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, तो डिस्काउंट कॉलम भी तो कैश बुक में आ सकता है ना, लेकिन हम अभी यहाँ क्या बना रहे हैं बेटा, ओनली बैंक कॉलम, तो डिस्काउंट की कोई बात नहीं आती है, राइट। तो मैंने बस यही लिख के रखा है, डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ ₹100 ऑफ बीआर डिस्काउंटेड विल आल्सो अपीयर इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक सिंस वी हैव मेड ओनली बैंक कॉलम, डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द अमेंडेड कैश बुक। क्योंकि हमें अमेंडेड कैश बुक में सिर्फ क्या बनाते हैं, ओनली बैंक कॉलम,
ऑल्दो अगर हम ट्रिपल कॉलम बनाते यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम भी आता तो ऑब्वियसली 100 रुपए यहाँ आना चाहिए था डिस्काउंट कॉलम में। ऐसा नहीं है कि कैश बुक में डिस्काउंट आता नहीं है, लेकिन बैंक कॉलम में नहीं आता है। अभी फिलहाल हम रिस्ट्रिक्टेड एकदम रेस्ट्रिक्टेड थे बैंक कॉलम पे, राइट। नेक्स्ट बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आप देखोगे तो ये 12th बेस्ड क्वेश्चन था, रेगुलर क्वेश्चन था। यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट एंट्री में उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट किया था। ट्विस्ट क्या किया था आपको कि सेंड फॉर कलेक्शन था और रिटायरमेंट भी था। तो बेटा इसमें दो ऑप्शन है, एक तो आप रेगुलर कलेक्शन वाली ऑनर की एंट्री पास करोगे रिबेट के साथ, या फिर आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि क्योंकि हमने ऑफर किया, एक्सेप्ट किया ऑफर, बी अप्रोच्ड ए और ए एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, तो ऐसा हो सकता है कि हमने जो कलेक्शन के लिए बिल था वो बैंक को जाके रिक्वेस्ट किया होगा, हमने बिल हमारा वापस दे दो, हम उसको रिटायर कर रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। तो चलो चेक करते हैं क्या हुआ है। पहले इन द बुक्स ऑफ ए की एंट्री मतलब रेगुलर ड्रॉवर की एंट्री है। सेल्स की एंट्री क्या होती है, आप बोलोगे सर बी टू सेल्स, यस। फिर एंट्री क्या होगी, दो बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, बीआर अकाउंट डेबिट टू आपका बी, तो बीआर दो आप अलग अलग कर सकते हो, बीआर 1 बीआर 2 अलग अलग अमाउंट्स के साथ, राइट। ड्यू डेट्स पे ध्यान देंगे क्योंकि डेट दी थी, डेट लिखना जरूरी था, 12th में थी बेटा, और पहला बिल था 1 मंथ का, तो इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, इसकी ड्यू डेट रहेगी 15 जून। लेकिन दूसरा बिल था 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, तो आपकी ड्यू डेट क्या रहेगी बेटा, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त ला रही है, इसलिए आप 14 अगस्त लिखोगे, 14 अगस्त इज द ड्यू डेट। तो क्या हुआ, हमने सेंड फॉर कलेक्शन किया, सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री क्या होती है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बीआर, राइट। नेक्स्ट एंट्री क्या है, उसके बाद वो बोल रहा है पहला बिल ऑनर हो गया, ऑनर होने की एंट्री क्या होती है, बैंक हमें पैसा वापस देगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन। दूसरा, अगर डिसऑनर हो जाता है और नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो वो केस में एंट्री क्या होती है, डेबिट द डेटर, डेटर कौन था हमारा बी, टू बिल फॉर कलेक्शन। लेकिन यहां पे क्योंकि बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए, तो ऑब्वियसली हमको बैंक को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। प्लीज नोटिंग चार्जेस नहीं लिखना था यहाँ पे, नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं, क्योंकि नोटिंग चार्जेस ये अकाउंट कौन यूज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ बी। तो बैंक में सिर्फ नोटिंग चार्जेस आएंगे 20 रुपीज, 20,000 और 20,000 20 रुपीज अब लेना है। फिर एग्रीमेंट क्या हुआ, आगे एग्री क्या हुआ, वो बोल रहे हैं 8,000 20 रुपए कैश में देगा। इसका मतलब ये ऐसा हो सकता है कि 8,000 अभी और 20 रुपए आपके नोटिंग चार्जेस वो कैश में आ गया, पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बी 8,000 20 रुपए। बेटा 8,000 20 देने का बचता कितना है, 12,000, लेकिन वो क्या बोल रहा है 12,480 का बिल ड्रॉ किया, मतलब सीधी बात है इंटरेस्ट की एंट्री आनी चाहिए। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या रहेगी, इंटरेस्ट हमारे लिए फायदा है, बी टू इंटरेस्ट 480, और फिर हम नया बिल ड्रॉ करेंगे, नया बिल ड्रॉ करेंगे, एंट्री क्या होगी, बी आर टू बी। इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं थी, दिया था रेडीमेड। उसके बाद फिर से हमने सेंड फॉर कलेक्शन किया, तो सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री क्या आएगी, बिल फॉर कलेक्शन या बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बी आर। बेटा यहां तक तो सब कॉमन था, यहां तक सब 12th में। अब उन्होंने ट्विस्ट क्या किया कि सेंड फॉर कलेक्शन उन्होंने रिटायर कर दिया। तो इसके दो एंट्रीज हो सकते हैं बेटा, एक तो आप रेगुलर ऑनर की एंट्री करो, अगर मैं बिल फॉर कलेक्शन ऑनर की एंट्री पास करूं तो आप एंट्री क्या पास करते थे, आप एंट्री पास करते थे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन, राइट, ऐसी एंट्री पास करते थे। तो यहां पे आप रिबेट लिख के खत्म कर सकते थे, ये एंट्री आपकी खत्म हो जाती थी यहां पे। या फिर एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है इसका, सोचो एक कंडीशन सोचो, हम ए है यहां पे, सामने वाला बी है, हम बैंक के पास बिल छोड़ के आए हैं, बिल उसको दिया है, बीआर उसको दिया है, और हम उसके एक रिसिट लेके आए, वो रिसिट का नाम क्या था, बिल फॉर कलेक्शन। तो अभी हमारा जो एसेट है वो क्या है, बिल फॉर कलेक्शन, राइट। अब वो बी आ रहा है हमारे पास और वो रिक्वेस्ट कर रहा है हमको कि हमको ये बिल 1 महीना पहले ही ऑनर करना है, या जो भी ड्यू डेट पे ऑनर करना है, 1 अक्टूबर का डेट दिया है कि हमें ऑनर करना है। बेटा ऑनर करने के लिए बिल भी तो चाहिए ना, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ए ने एक्सेप्ट किया है, तो ए क्या करेगा, अपनी बैंक जाएगा, वो बैंक को बोलेगा सर ये आपका बिल फॉर कलेक्शन वापस रखो, ये चिट्ठी हमारा बिल वापस दे दो, क्योंकि सामने वाली पार्टी 1 महीने पहले पैसे देना चाहती है। तो हम दो एंट्री में भी कर सकते हैं, कैसे, बिल फॉर कलेक्शन वापस जा रहा है, बीआर वापस आ रहा है, और फिर ये बिल बीआर डिसऑनर हो रहा है, बीआर रिटायर हो रहा है। रिटायर की एंट्री क्या होती है, तो रिटायरमेंट की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो अगर आप अलग अलग एंट्री करते हो तो भी चलता है, अगर आप कंबाइन एंट्री करते हो बिल फॉर कलेक्शन का तो भी चलता है। द ओनली थिंग इज यहाँ पे रिबेट लिखना जरूरी था, रिबेट 240 रुपीज, क्योंकि उसने 240 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। तो प्लीज सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन दिया है। डिटेल सॉल्यूशन कैसे दिया है, मैंने BR1 BR2 बिल सेंड फॉर कलेक्शन 1 बिल सेंड फॉर कलेक्शन 2 ऐसे दिया है, सो दैट बच्चे कंफ्यूज ना हो। अगर आप एग्जाम में भी ऐसे लिखते हो तो बिल्कुल चलता है। तो पहली एंट्री सेल्स की थी, बैंक बी टू सेल्स, दूसरी एंट्री 2 बिल्स ड्रॉ किए तो BR1 BR2 कर दिया मैंने। फिर दोनों सेंड टू बैंक थे तो दोनों सेंड फॉर कलेक्शन दे दिया टू बीआर। अगर आप बिल फॉर कलेक्शन लिखते हो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन लिखते हो तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद फर्स्ट ऑनर हो गया। फर्स्ट ऑनर की एंट्री अगर आप डेट पे ध्यान रखोगे, मैंने 15 जून लिखा है क्योंकि ड्यू डेट पे ऑनर हुआ 15 जून, 1 महीने की बात थी। नेक्स्ट, 14 अगस्त के दिन, दैट इज ड्यू डेट ऑफ सेकंड बिल डिसऑनर हुआ। एक नॉर्मल डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, डेबिट द डेटर टू बिल फॉर कलेक्शन, तो बी अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन, लेकिन नोटिंग चार्जेस थे वहां पे तो मैंने टू बैंक लिख दिया क्योंकि नोटिंग चार्जेस बैंक को हमको पे करके देने पड़ेंगे 20 रुपीज, राइट। उसके बाद एग्रीमेंट क्या हुआ कि 8,020 रुपए वो देगा। फिर इंटरेस्ट की एंट्री, फिर नए बिल की एंट्री,
उसके बाद बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री, फिर से यहां तक सब नॉर्मल था। उसके बाद मैंने क्या एंट्री पास की बेटा, मैं वापस बैंक गया और बैंक को बोला हमारा बिल वापस दे दो, तो बिल फॉर कलेक्शन मैंने बैंक को वापस दिया और बिल वापस ले लिया, मेरा बिल वापस विड्रॉ किया, तो मैंने ये एक एंट्री पास किया और फिर मेरे रेगुलर ऑनर की एंट्री पास किया। ऑल्टरनेटिवली ये दोनों एंट्री को अगर आप कंबाइन करोगे तो यहां पे बीआर कट जाएगा, एंट्री क्या बचेगी, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन, टू बिल फॉर कलेक्शन। जिसने ये एंट्री पास किए वो भी चलेगा, जिसने ये दो एंट्री पास किए उसको भी पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट मैंने यहां लिख के भी रहे ऑल्टरनेटिव लास्ट टू एंट्रीज कुड बी मर्ज्ड। चलिए नेक्स्ट वन बेटा 3B में अगर बात करें, ये तो आपका एग्जैक्ट मॉड्यूल से छापा हुआ क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिर्फ एक जीरो बढ़ाया था। अगर आप मॉड्यूल ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी लिया था और इसके अंदर पूरा उन्होंने सिर्फ एक जीरो बढ़ा के दिया था, राइट, वो ग्रीन और रेड वाला अगर आप क्वेश्चन आपको याद होगा, तो ये ग्रो एंड ग्रीन कर दिया उन्होंने, बस और कुछ भी नहीं। तो बेटा दो जब रहता है यहाँ पे ड्यू डेट्स भी डायरेक्ट थी क्योंकि बिल्स नहीं थे, बिल्स तो थे नहीं, मतलब ये डायरेक्ट ड्यू डेट्स है, यस, और उन्होंने खुद आपको बोल के दिया है कि 6 जनवरी को आप बेस डेट लो, अल्टीमेटली फर्स्ट डेट वही है दोनों की, इसको बेस डेट लेना है, नंबर ऑफ डेज काउंट करना है और फॉर्मूला क्या है आपका एवरेज ड्यू डेट का, बेस डेट प्लस, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल बिल्स मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट दोनों रहता है तो हम क्या लेते हैं, डिफरेंस रहता है, प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस ऑफ अमाउंट। चलो चेक करते हैं सॉल्यूशन। तो मैंने यहां पे आपको निकाल के दिया है, टेकिंग 6 जनवरी एज द बेस डेट, ग्रो के पेमेंट्स कितने हैं, तो ये अमाउंट लिखा है मैंने 60, नंबर ऑफ डेज लिखा है 6 जैन से काउंट किया मैंने, 6 जैन से हर एक दिन काउंट किया है 2 फेब और 31 मार्च तक, तो ये दिन आ गए आपके, राइट, ये दिन काउंट हो गए आपके और उसके बाद ये दिन भी आ गए, आपका प्रोडक्ट आ गया 18,53,000। अल्टीमेटली अगर आप चेक करोगे दोनों के डिफरेंस कितने आ रहे हैं, 2436 और 1853 का डिफरेंस आ रहा है 583 और आपके अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है 108 और 95 का डिफरेंस आ रहा है 13,000। एंड देयरफॉर आपका अगर आंसर देखोगे 6 जनवरी बेस डेट है, आपका डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट और 45 डेज अप्रॉक्स आ रहा है, 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैंने 45 राउंड फिगर लिया है और 28 फरवरी आपका फाइनल ड्यू डेट आ रहा है, तो 20 फरवरी ग्रो हैज टू पे 13,000 टू सेटल हिज अकाउंट, राइट। 13,000 कैसे बेटा, 1,08,000 रिसीवेबल था और 95,000 पेएबल भी था, तो डिफरेंस 13,000 है, हम सिर्फ 13,000 की एंट्री करके खत्म करेंगे। कौन सी डेट पे, 20 फरवरी पे। अगर 20 फरवरी पे सेटलमेंट होता है इसका मतलब कोई भी ड्यू डेट्स यहाँ पे मतलब कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा थर्ड में आपको अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे इधर 1 और 2 था, आपको दोनों नहीं सॉल्व करने थे, इट वाज सी में इधर 1 और 2, या तो अकाउंट करंट सॉल्व करो, यस, या तो अकाउंट करंट सॉल्व करो या फिर उन्होंने एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया था, मैंने दोनों के सॉल्यूशन दिए हैं। बेटा अकाउंट करंट भी अगर आप देखोगे एग्जैक्टली अपने नोट्स में भी था और मॉड्यूल का भी क्वेश्चन रह चुका है, ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, राइट। सिर्फ वहां पे फर्क कितना है, यहाँ 30 जून 2021 है, आपके मॉडल में 30 जून 2020 है, तो वहां पे एक दिन का फर्क आएगा क्योंकि 2020 इज अ लीप ईयर, 2021 इज अ नॉन लीप ईयर, तो यहाँ पे एक दिन का फर्क जरूर आएगा। लेट्स चेक सॉल्यूशन पे क्या है। यहाँ पे अगर आप एंट्री देखोगे बेटा कौन कर रहा है, एस सेंट बाय ए टू बी, ए रेंडर कर रहा है, बैलेंस ड्यू है, सेल्स की एंट्री है, रिटर्न गुड्स की एंट्री, पेड बाय चेक की एंट्री है, 1 मंथ बीआर की एंट्री है, तो हमको यहाँ पे ड्यू डेट लेना पड़ेगा 14 फेब के बाद ड्यू डेट क्या लेंगे बेटा 1 मंथ, तो 1 मंथ का आएगा 14 मार्च प्लस 3 डेज 17 मार्च। आगे सेल्स की एंट्री और रिसीव कैश की एंट्री, बस आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट का रेट दिया है आपको कितना 6%। तो आइए सॉल्यूशन पे ध्यान देता। यस, बी इन अकाउंट करंट विद ए, क्योंकि सेंड बाय ए था तो अकाउंट करंट ए बना रहा है यहाँ पे बी का अकाउंट, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन था 600। बेटा 1 जैन को जब स्टार्ट होता है तो आपको याद होगा हम 1 जैन को भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस आज का नहीं, ओपनिंग बैलेंस इसके पहले वाले दिन का है, तो यहाँ पे हम +1 करते हैं, इसलिए 180 डेज नहीं 181 डेज आ रहा है। आगे अगर हम बात करेंगे इसके बाद 1 जैन वो वाला दिन छोड़ देंगे, यहां से लेके 11 जैन से लेके 30 जून तक आपको हर दिन के दिन काउंट करने रहते हैं, डेज काउंट करने रहते हैं, तो मैंने डेज काउंट किया यहाँ पे। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न की भी एंट्री पास कर ली, बैंक अकाउंट पास किया, इसकी ड्यू डेट 17 मार्च थी, जिसने ड्यू डेट का कॉलम बनाया होगा तो भी अच्छी बात है, ड्यू डेट लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, 17 मार्च मैंने ब्रैकेट में ड्यू डेट शो किया है। नेक्स्ट, कैश अकाउंट, इतना तो आपका लेजर अकाउंट है, यहां से यहां तक आपका एक नॉर्मल लेजर अकाउंट था, राइट। फिर आप नंबर ऑफ डेज काउंट करते हो स्टेप वाइज और फिर प्रोडक्ट काउंट करते हो, फिर आपने प्रोडक्ट का बैलेंस निकाला, प्रोडक्ट का बैलेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट का बैलेंस आ रहा है 95,455। फिर 95,455 पे हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं इंटरेस्ट कितने दिन का बेटा, सिर्फ एक दिन का, और यहाँ पे 366 नहीं 365 क्योंकि 2021 है 365, तो 15.69 आपका इंटरेस्ट आया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 15.69 30 जून के दिन, और फिर हम क्लोज करते हैं और बैलेंसिंग फिगर ये निकालता है, बैलेंसिंग फिगर ये निकालते हैं जिसके अंदर आपका पॉइंट इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, 210 रुपए बैलेंस बच रहा था प्लस 15.69 आपका इंटरेस्ट आया 225 हो गया। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे उन्होंने क्या दिया है आपको कि उनके 2 साल के प्रॉफिट 33,000 और 45,000 और तीनों ने इक्वली बांट दिए, मतलब इसने क्या किया 11-11-11 और इसने क्या किया 15-15-15, ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन उन्होंने गलत किया। गलत कैसे किया,
उन्होंने क्या किया, ये सैलरी लेना भूल गए, उसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना था, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो बांटना चाहिए था उन्होंने। मतलब ये 33,000 का बंटवारा कैसे होना चाहिए था बेटा, 33,000 में से पहले आपने 5,000 सी को देने चाहिए थे, उसकी सैलरी बचेगा कितना 28। उसके बाद क्या करना चाहिए आपने, उनको इंटरेस्ट देना है फिक्स कैपिटल पे, इंटरेस्ट दिया था क्या 5%, यस उनके कैपिटल्स भी दिए हैं बेटा। अगर आप काउंट करोगे इंडिविजुअली 50,000 25,000 20,000 टोटल 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख का उनको 5% 5,000 तो इंटरेस्ट देना चाहिए था पहले हमने, इंटरेस्ट 5,000, तो बचा कितना 23। ये 23 का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि उन्होंने कहा था was divided equally without providing for above adjustments to be shared in the ratio of capital ratio कितना था बेटा उनका 2:1:1। तो बाकी का जो प्रॉफिट था 23,000 वो बांटना था 2:1:1 में, राइट। तो ये एक साल का हुआ, ऐसे ही सेम आपको दूसरे साल का भी करना था। और उसके बाद जो भी लेन देन था उसका एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना था। एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल से पास नहीं करना था, क्यों, करंट अकाउंट, रीजन यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल वर्ड यूज्ड है, तो जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो कहां से होती है, करंट अकाउंट के थ्रू होती है। तो चलो चेक करते हैं बेटा, मैंने यहाँ सॉल्यूशन दिया है। द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए था 2021 का, तो मैंने हर साल का दिया है बेटा। 2020 में पहले आपने किसको देना चाहिए था, पहले 5,000 सी को देना चाहिए था, 2021 में भी सेम ऐसे ही देना चाहिए था। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था पहले 2020 में भी 2021 में भी, रेस्पेक्टिव कैपिटल्स पे 50,000 25,000 25,000 6% के हिसाब से, तो 50,000 पे 6% 2500 होता है, और 1250 1250, राइट बेटा। टोटल प्रॉफिट था 33,000, 2020 की बात कर रहा हूं, 33,000, 5,000 आपने सैलरी दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, बचा कितना 23,000। तो ये 23,000 कैसे बढ़ना चाहिए था, हमने रेशियो निकाला 2:1:1, तो 2:1:1 में बांट दिया मैंने। मतलब ऐसे उनको प्रॉफिट मिलने चाहिए थे। सिमिलरली मैंने 2021 का भी बांटा, 45,000 प्रॉफिट था, 5,000 सैलरी, 5,000 कम इंटरेस्ट, बचा 35,000 आपने 2:1:1 बांटना चाहिए। इतना उनको मिलना चाहिए था। मतलब ए को कितना मिलना चाहिए था, 34,000, मिलना चाहिए था 17,000, मिलना चाहिए था 27,000, लेकिन अल्टीमेटली उनको तो इक्वल मिला। इक्वल कितना मिला बेटा, 11 और 15, 11 15। मतलब ए क्या बोलेगा, देखो भाई मुझे 34 मिलना चाहिए था, तुमने मुझे सिर्फ 26 दिया, चलो मेरे 8,000 लाओ, 8,000 दो, मतलब उसको क्रेडिट होना चाहिए, उसके लिए फायदा, उसको वापस मिल रहा है, राइट। बेटा बी को हमने 17,000 देना चाहिए था, बी को हमने 26,000 दे दिया, उसको बोलेंगे भाई तुझे ज्यादा आगे ना वापस दे। अब बी को वापस देंगे तो बी के लिए नुकसान, तो बी का नुकसान को उसको डेबिट करेंगे, यस। और सी बोला मुझे 27,000 मिलना चाहिए था, आपने मुझे सिर्फ 26,000 दिया, 1,000 तो मुझे भी मिलना चाहिए। अल्टीमेटली सी को क्रेडिट होना चाहिए 1,000। तो मैंने डिफरेंस लिखा है यहाँ पे, डिफरेंस ए माइनस बी, तो 8,000 1,000 और 9,000 माइनस आया, मतलब उसको डेबिट करना है, यस। तो एंट्री क्या बनेगी, बी's करंट अकाउंट टू ए's करंट अकाउंट टू c's करंट अकाउंट 9,000 8,000 एंड 1,000। दिस वाज नथिंग बट द कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्रीज। आपको जिसको जितना मिल गया है उससे उतना वापस लेना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए था उसको अभी देना चाहिए। अभी दे रहे हैं तो फायदा उनको क्रेडिट, वापस ले रहे हैं तो नुकसान उनको डेबिट। दैट्स इट। 5 मार्क का आपका क्वेश्चन था। इट वाज ईदर पार्टनरशिप ईदर आपका अकाउंट करंट, जो जिसने भी एक सॉल्व किया होगा पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट बेटा इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये भी अगेन अपने मॉडल का भी क्वेश्चन है। दैट इज अपने, अगर आप देखोगे मेरे नोट्स में से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट डिक्टो कॉपी उन्होंने क्वेश्चन पे कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ एक जीरो बढ़ा दिया है। चेक करते हैं क्या है बेटा। उनको रिसीट्स एंड पेमेंट्स चाहिए, रिसीट्स एंड पेमेंट्स चाहिए तो आप चेक करो एक्सपेंडिचर साइड से कहां जाता है आपका, ये पेमेंट जाएगा, और इनकम साइड से कहां जाता है आपका, रिसीट में जाएगा। तो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, सैलरीज पेमेंट, जनरल एक्सपेंस पेमेंट, ऑडिट फीस पेमेंट, सेक्रेटरी ऑडिट पेमेंट, स्टेशनरी पेमेंट, एनुअल डिनर पेमेंट, इंटरेस्ट बैंक चार्जेस पेमेंट, डेप्रिसिएशन बेटा पेमेंट में नहीं आता। डेप्रिसिएशन पेमेंट में नहीं आता, क्यों, डेप्रिसिएशन आपके एडजस्ट एसेट अकाउंट में एडजस्ट होता है, और सरप्लस कहां होता है, कैपिटल में एडजस्ट होता है। कैपिटल में ऐड करेंगे, बिल्कुल कैपिटल में ऐड करेंगे। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, रिसीट, एंट्रेंस फीस, रिसीट, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर। बेटा एनुअल डिनर दोनों बार है, एनुअल डिनर यहां पर भी, एनुअल डिनर यहां पर भी। आपको याद है कि नेट अमाउंट लिखते हैं, जिसका ज्यादा रहेगा उस साइड लिखेंगे। तो अगर आप देखोगे एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम है तो हम एक्सपेंस साइड पे लिखेंगे नेट ऑफ, मतलब नेट ऑफ 5,000 लिखे जाएंगे। नेक्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट्स, तो ये अगेन रिसीट्स, नाम से बता रहे रिसीट्स। रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाना है, पूरा उल्टा करता है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो इस बार क्या करेंगे, लेस, प्रीपेड लेस होता है नॉर्मली करंट ईयर में, तो इस बार क्या करेंगे, ऐड। पूरे उल्टे इफेक्ट्स देंगे क्योंकि हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा अगर आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जो मैराथन रिकॉर्ड किए थे उसमें मैंने आपको बताया था, और लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन हमने मैराथन में भी सॉल्व किया था, कि आपके सब्सक्रिप्शन जो रहेंगे सारे के सारे वो आप अकाउंट बना के करते हो तो भी चलेगा, नहीं तो एडलेस करोगे तो भी चलेगा। बेटा नॉर्मली हम इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, एडलेस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड करते हैं, तो यहां पे सब उल्टा चलेगा। तो चेक करो क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2020 एंड यहाँ पे 2020 के एडलेस दिए हैं, और यहाँ पे 21 दिए हैं। 21 इज द करंट ईयर, 20 इज द प्रीवियस ईयर, राइट। तो चेक करो प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, इस बार नॉर्मली हम लेस करते हैं, इस बार क्या करेंगे, ऐड, एडवांस लेस करेंगे, फिर एडवांस इस बार ऐड करेंगे, और फिर इस साल का आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे। इनके रिस्पेक्टिव सेकंड इफेक्ट्स आना चाहिए बेटा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जाएगा एसेट में, प्रीवियस ईयर एसेट में, प्रीवियस ईयर लायबिलिटी में, राइट। तो ये दोनों एडवांस कहां जाएंगे, लायबिलिटी में, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां जाएंगे, एसेट में।
सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग एट द एंड, बेटा बिगनिंग और एंड में अगेन आपके सैलरी पे एडजस्टमेंट रहेगा। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट से इस बार लेस करेंगे करंट ईयर, तो करंट ईयर का फिगर कितना है यहाँ पे एट द बिगनिंग बोला है 4000, तो ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा, करंट ईयर आपका लेस हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहां आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी के लायबिलिटी में, यस लायबिलिटी में जाएंगे। नेक्स्ट जनरल इंश्योरेंस इंक्लूड प्रीपेड, प्रीपेड है करंट ईयर प्रीपेड नॉर्मली हम लेस करते हैं, लेकिन इस बार क्या करेंगे ऐड, क्योंकि आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स बन रहा है प्रीपेड। सेकंड इफेक्ट एसेट है, बैलेंस शीट एसेट, तो ये एसेट में शो करेंगे। नेक्स्ट ऑडिट फीस इज एज येट अनपेड, बेटा जितना भी ऑडिट फीस आपके ऊपर दिख रहा है, ऊपर एक्सपेंडिचर में जितना भी ऑडिट फीस दिया है, हमने कुछ पे किया है क्या, नहीं कुछ भी पे नहीं किया, पूरा की पूरा आउटस्टैंडिंग है। उसने क्लियर बोला है एज इट इज अनपेड ड्यूरिंग द 2021 ऑडिट फीस फॉर द ईयर 2020 वाज पेड अमाउंटिंग टू रुपीस 4000। ये पिछले साल पे किया, क्यों पे किया इस साल बेटा, क्योंकि पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, मतलब आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर कितना है 2000 और आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर कितना है 2500, दैट्स इट। एक एक इफेक्ट इनकी बैलेंस शीट में जाएंगे, और अगर आप रेगुलर इफेक्ट चेक करोगे, हम नॉर्मली करंट ईयर ऐड कर ले, रिसीट्स एंड पेमेंट्स बन रहा है लेस करेंगे और ये वाला ऐड करेंगे। नेक्स्ट द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2021 वैल्यूड एट 26,000, बेटा आपके ओपनिंग बैलेंस था 26,000 और वो बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट वाज 27,000, बेटा डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो गई, कम होती है नॉर्मली बढ़ रही है, इसका सीधा मतलब परचेज रहा होगा। तो इक्विपमेंट पे अगर आप ध्यान दोगे, एक बैलेंस शीट में आपका ओपनिंग में कितना जाना चाहिए 26, और जब क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा तो इक्विपमेंट 26 आया। सीधी बात है, आपने कुछ परचेस किया होगा इस साल एडिशन, पता नहीं कितना परचेस किया, लेकिन डेप्रिसिएट करने के बाद आप 3000 जब डेप्रिसिएट करोगे आपकी वैल्यू आ रही है 27,000, तो सीधी बात है ये 30,000 रहा होगा। अगर ये 30,000 रहा होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना आया 4,000, मतलब 4,000 परचेस किया होगा। बेटा परचेस किया होगा तो पैसे भी दिए होंगे ना, तो पेमेंट साइड पे आपका परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आएगा कितना 4,000। नेक्स्ट द क्लब हैड, ये लाइन रह गया हमारा एक, द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लैंड, बेटा पिछले साल भी 1 लाख था, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में भी 1 लाख आएगा, इस साल बेचा नहीं हमने, इस साल की बैलेंस शीट में भी 1 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा एज इट इज। आगे दिस द क्लब हैड रेज्ड अ बैंक लोन ऑन प्रीवियस ईयर में 2020 का लोन लिया था हमने, दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर था आपका, मतलब इस साल भी आपका आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस 16,000 दिया, मतलब आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में 16,000 आएगा और आपके रिसीट्स एंड पेमेंट्स का क्लोजिंग फिगर पे आ गया। इसका सीधा मतलब है रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आपको ओपनिंग बैलेंस खुद फाइंड करना है। चेक करते हैं आगे, यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। ओके चेक करते हैं सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे। तो मैंने रिसीट्स एंड पेमेंट्स का पूरा बनाया है, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे जो मैंने इनकम एक्सपेंडिचर उठाया था सारा कुछ यहाँ किया, जो भी इफेक्ट्स हम इनकम एक्सपेंडिचर सारे रिवर्स इफेक्ट्स दिए। नॉर्मली हम करंट ईयर ऐड करते थे, प्रीवियस ईयर लेस करते थे, अगर आप चेक करोगे मैंने यहाँ पे उल्टा किया है, सबके उल्टे इफेक्ट्स दिए हैं। और 16,000 आपको करंट बैलेंस दिया था, मैंने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे निकाला है, अगर आप देखोगे मैं रेड में मार्क किया है यहाँ पे 13,900 इज द ओपनिंग बैलेंस जो मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला। अब क्योंकि ओपनिंग बैलेंस बेटा ओपनिंग बैलेंस रिसीट्स एंड पेमेंट्स का कहां जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में गया और ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने यहाँ पे कैश एंड बैंक लिखा यहाँ पे और 13,900 लिखा। जैसे मैंने ये 13,900 लिखा, मेरा कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मिला और फिर मैं ओपनिंग फंड यहां से यहाँ पे लेके आया और फिर मैंने क्लोजिंग बैलेंस फॉरवर्ड किया। 6,000 आपको ऑलरेडी इनकम एक्सपेंडिचर था, यहाँ पे ऑलरेडी सरप्लस था आपके, ऐड करके आपको इफेक्ट शो करने थे। 4,000 का मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला है, वो भी मैंने रेड में ब्लॉक किया है कि मैंने कौन से बैलेंसिंग फिगर निकाला है। दैट मींस अगर आप चेक करोगे ओवरऑल इसका फ्लो कैसे था, फ्लो पहले ये था, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया था तो ये बैलेंस शीट ऐसे में भी शो करोगे और यहाँ पे शो करो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में। इससे पहले आप निकालोगे बैलेंसिंग फिगर 1 रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, ये बैलेंस कहां जाएगा, फिर ये बैलेंस जाएगा यहाँ पे एसेट में। उसके बाद आपका सेकंड बैलेंसिंग फिगर निकलेगा कैपिटल में से और फिर ये बैलेंस ऊपर जाएगा एंड फाइनली आप बैलेंस शीट टैली करोगे और बैलेंस शीट टैली हो रहा है कितना 151,100 पे। नेक्स्ट बेटा पार्टनरशिप में अगर आप देखोगे इतने टफ क्वेश्चंस रह चुके आपके मॉड्यूल में, आपके आरटीपीएस में, आपके पास पेपर्स में, खास करके एडमिशन कम रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन रेशियो, इतना सब कुछ था, लेकिन उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पिक किया, वो भी एडमिशन का बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अगर आप देखोगे सीरियसली ये 12 बेस्ड क्वेश्चन था, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसके लिए एक्चुअल में बोनस क्वेश्चन थे, क्योंकि 4A में उन्होंने ना ही एनपीओ में कुछ ज्यादा अच्छा बेटर कुछ पूछा है, ना ही आपको पार्टनरशिप में कुछ बेटर पूछा है, दोनों बेसिक क्वेश्चंस थे। चेक करते हैं इसमें क्या बोला है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द लॉस इन द 3/4 एंड 1/4। आपको दिया है बैलेंस शीट, कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक दिया है, डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है, कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, क्रेडिटर्स दिया है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऊपर रेशियो दिया है 3:1, आगे बिल्स रिसीवेबल, लैंड एंड बिल्डिंग है, ऑफिस फर्नीचर है, ठीक है। They agreed to take C into the partnership on first April on the following terms. Goodwill is to value at 2 लाख। बेटा पूरा 2 लाख लाना है कि नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो पूरा फर्म का है, उसको कितना देंगे जितना उसको शेयर दिया जाएगा। C is unable to bring cash for his share of goodwill, so it was decided that due credit for goodwill is given to A and B for their sacrifice in favor of C through current account। बेटा फर्क सिर्फ यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, C से लेके A और B को गुडविल देना है, कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री है। नॉर्मली हम क्या करते थे, C to A to B, कौन से रेशियो में
सैक्रिफाइस रेशियो में, राइट। ये एंट्री हम करते थे। बस यहां पे आपको लिखना था सीज करंट अकाउंट, इनको तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन ऊपर आपको क्या लिखना था, सीज करंट अकाउंट। नॉर्मली हम सीज कैपिटल लिखते हैं, वहां पे आप लोग को लिखना था सीज करंट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। सीज के करंट अकाउंट का सेकंड इफेक्ट कहां आएगा, बैलेंस शीट में, लेकिन बैलेंस शीट तो पूछा नहीं है आपको उन्होंने। आगे सी पेज रुपीज 1,40,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। उसको 1/5 मिल गया, मतलब सीधी बात है 2 लाख का 1/5 उसने लाना चाहिए था गुडविल का। 2 लाख का 1/5 कितना होता है, 40,000। बेटा 40,000 उसने लाना चाहिए था यहाँ पे, राइट। 40,000 उसने लाना चाहिए था। 40,000 कौन कितना लेके जाएगा, जो इतना सेक्रीफाइस करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%। बेटा उनका जो भी इफेक्ट रहेगा 10% का सेकंड इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगेन जो डेटा है उस पे 5% डेटा आप रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालोगे। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड 20% एप्रिसिएट करेंगे तो आपके रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट capital accounts of the partners be readjusted on the basis of their profit sharing arrangements and any excess or deficiency to be transferred to their current accounts and prepare revaluation account and partners capital। जो भी एक्सेस था उनको आपके कैपिटल एडजस्टमेंट्स थे और उन्होंने क्लियर बोला है आपको कि रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। बेटा उन्होंने यहाँ पे 1/5 शेयर दिया है, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। अगर आपको 12 से याद आ रहा होगा न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर इनटू ओल्ड रेशियो। तो आपने रेशियो निकाला, तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे आपका रेशियो आ रहा है 3:1:1, राइट। आपका न्यू रेशियो आ रहा है 3:1:1। तो बस आपको उसमें कैपिटल एडजस्ट करना था। तो अगर आप सी को क्लोज करोगे, सी का कैपिटल कितना है 1,40,000, कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए, राइट। तो 1/5 के लिए अगर 1,40,000 मतलब 5 शेयर के लिए कितना होगा, फुल कैपिटल कितना होना चाहिए 7 लाख। यस, तो 7 लाख को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में, 3:1:1 में। जिसको ये बेसिस समझ में आता है ये, नहीं तो दूसरा ऑप्शन नॉर्मली क्या हो सकता है, बेटा सी को कितने शेयर है, एक शेयर है, एक शेयर के लिए 1,40,000, तो ए के तीन शेयर के लिए कितना, तो भी आंसर आएगा वही सेम 4,20,000, सेम आंसर, राइट। तो आप अगर 3:1:1 में करते हो टोटल कैपिटल निकाल के तो भी चलेगा, या फिर एक के लिए इतना, 3 के लिए कितना ऐसा करते हो तो भी चलेगा। जो भी डिफरेंसेस थे बैलेंसेस वो आपके करंट अकाउंट में एडजस्ट होंगे। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने यहां बना दिया डायरेक्ट। 3 डेबिट थे, एक क्रेडिट था। आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया 21,000, किसको मिलेगा, सिर्फ ए और बी को। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:1, राइट। ये प्रॉफिट यहां से आपके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। अगर आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस दिया था, जनरल रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट किया 3:1 में। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था 1,40,000 वो लेके आ रहा था कैपिटल, राइट। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे मैंने सी के करंट अकाउंट की एंट्री यहां पे की है, राइट। फिर उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन भी उनका कैपिटल एडजस्टमेंट था 3:1 में। जो भी बैलेंसेस फिगर्स थे वो मैंने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ए का ए के करंट अकाउंट में, बी का बी के करंट में। करंट अकाउंट बोला ही नहीं था उन्होंने बनाने के लिए, आपको कुछ भी जरूरत नहीं थी उसको बनाने के लिए। इनके सेकंड इफेक्ट्स एक्चुअल बैलेंस शीट में शो करने चाहिए थे, लेकिन बैलेंस शीट पूछा नहीं था। ओके, न्यू रेशियो मैंने निकाल के दिया यहाँ पे 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर इनटू ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपने गुडविल शेयर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस दिया है। ओके, एक जीरो मिस हो गया यहाँ पे, 40,000, राइट। तो 3:1 में आना चाहिए, 3:1, क्योंकि ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम है, क्योंकि न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, दैट्स इट। तो एंट्री क्या होगी, सीज करंट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। नॉर्मली हम क्या करते हैं यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज करते थे सीज कैपिटल, लेकिन यहाँ पे सीज करंट अकाउंट आएगा क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली स्पेसिफाई किया है आपको। नेक्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट्स, आपका टेकिंग सीज बेस, क्योंकि और कोई बेस पॉसिबल नहीं था, हम सी को बेस लेंगे। न्यू पार्टनर वही था। टोटल कैपिटल हो गया आपका 7 लाख। 7 लाख को मैंने डिवाइड किया 3:1:1 में, मतलब 420, 140, 40 आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे बचना चाहिए, 420, 140 एंड 140, राइट। ये कहां से लाया मैंने, ये WN3 से लाया। अल्टीमेटली जो भी डिफरेंस था आपका करंट अकाउंट में एडजस्ट करना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5A। बेटा 5A तो एक्चुअल में 11th बेस क्वेश्चन था। 11th में जो रेक्टिफिकेशन आता है ना, वैसे बेस क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन, रेगुलर एंट्री थी आपकी। अ क्रेडिट वाज रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, आपके दो ये वाला कौन सा एरर था, एरर ऑफ प्रिंसिपल था। नेक्स्ट एन अमाउंट ऑफ ₹2,000 फॉर महेश चंद। बेटा बैड डेट्स की रिकवरी की एंट्री होती है, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश टू महेश चंद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000, सेल प्राइस मीनिंग 6,000 डिस्पाइट फ्री सैंपल। फ्री सैंपल की एंट्री क्या होती है बेटा, फ्री सैंपल टू परचेज या फिर एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, कौन से प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। सेल प्राइस आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। नेक्स्ट गुड्स वर्थ ₹15 रिटर्न बाय ग्रीन, नॉट रिकवर्ड एनीवेयर। बेटा रिटर्न्स की एंट्री पास कर दो, एक नॉर्मल एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन, राइट। नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं क्या दिया मैंने यहाँ पे। बेसिक एंट्रीज थी यहाँ पे, 5 मार्क एकदम बोनस क्वेश्चन थे यहाँ पे, और कुछ मतलब कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे। तो पहली एंट्री बिल्डिंग टू वेजेस, क्योंकि वेजेस को इंस्टॉल, वेजेस अगर आप पे करते हो कंस्ट्रक्शन के लिए तो बिल्डिंग को डेबिट होता है, वेजेस को नहीं। नेक्स्ट रमेश टू परचेस टू सेल्स, क्यों, क्योंकि वो सेल्स की एंट्री थी, आपने गलती से परचेस में पास कर दी, तो यहाँ पे रमेश डबल अमाउंट से आ जाएगा। नेक्स्ट महेश चंद को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, बैड डेट्स रिकवर्ड होना चाहिए था, इसलिए महेश चंद टू बैड डेट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट टू परचेस, क्योंकि कंप्लीट ओमिशन था यहाँ पे, एंड सेल्स रिटर्न का भी कंप्लीट ओमिशन था, तो ये दोनों एंट्री आपकी कंप्लीट ओमिशन की थी। नेक्स्ट बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछा था। अगर आप देखोगे मैंने क्लास में भी सेम क्वेश्चन सॉल्व कराया आपके, प्लस आपके मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन रह चुका है, राइट। तो जिसने
अच्छे से किया होगा वो सेशन, आपका पूरा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से गया होगा। कुछ भी नहीं है यहाँ पे बेटा। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में फर्क क्या रहता है कि ट्रेडिंग में नॉर्मली हम डायरेक्ट खर्चे लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं वो सब ट्रेडिंग में जाएंगे, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, इस बार ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे। और आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मिलता क्या है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग, तो जो भी डायरेक्ट खर्चे रहेंगे जो फैक्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, अब वो खर्चे यहां पर आएंगे, कहां पे, मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। यहां से क्या मिलता है आपको, तो क्रेडिट में आपका सेल ऑफ स्क्रैप रहता है, सेल ऑफ स्क्रैप, और यहां से आपको मिलता है बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और यहां से ये जो बैलेंसिंग फिगर आता है, ये बैलेंस आपके जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और फिनिश गुड्स ऑलरेडी यहां रहते हैं, और यहां पर आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये चीज यहां पे आएगी, बस इतना ही करना आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल तो आप बचपन से बना रहे हो, आपको मालूम है कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल, दैट इज आप 11th स्टैंडर्ड से सीखते रहो। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग बेटा कुछ नया नहीं है, जो भी ट्रेडिंग के खर्चे रहते थे वो उसको ऊपर शिफ्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मिलता है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी यहां आता है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यहां आता है। सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए आपको यहां कंजम्पशन लिखना पड़ता है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, प्लस यहां पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी यहां पे आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग यहां पे आएगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टू मशीनरी यहां पर आएगा, ऑफिस फर्नीचर तो नीचे आएगा पीएनएल में। तो जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। तो बेटा यहीं पर अगर आप देखोगे उन्होंने क्या क्या दिया था आपको, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक दिया है, बेटा ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में, डब्ल्यूआईपी अगेन मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में, क्योंकि फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग जो भी रहेगा वो ट्रेडिंग में आएगा। हमने मैन्युफैक्चरिंग क्यों बनाया, सिर्फ आपका फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल से और डब्ल्यूआईपी से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड्स से जो भी खर्चे रहेंगे वो ट्रेडिंग। नेक्स्ट डेटर्स आपके एसेट में जाएगा, कैरेज ऑन परचेज, अगेन एसेट पूछा नहीं है आपको, मतलब बैलेंस शीट पूछा नहीं है, तो वरना पूछते तो हम सीधे एसेट में डालते। नेक्स्ट कैरेज ऑन परचेजेस, बेटा परचेज क्या करेंगे आप, ऑब्वियसली आप परचेज करोगे रॉ मटेरियल, तो ये कहां जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग। बिल्स रिसीवेबल एसेट छोड़ दो, वेजेस अगेन फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे आपके अब मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। सैलरीज पीएनएल का आइटम है, टेलीफोन पीएनएल का आइटम है, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, अगेन टेलीफोन पोस्टेज पे आप ट्रीट कर सकते हो, बेटा फैक्ट्री में नहीं लगाए, हम ऑफिस में यूज कर रहे हैं ऐसा बोल के हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, क्लियरली नेम दे रहा है ऑफिस, मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, ऑफिस से मतलब सेल्स से रिलेटेड है, तो ये खर्चा कहां जाएगा, पीएनएल में। कैश एंड बैंक एसेट है, ऑफिस फर्नीचर एसेट है। रिपेयर्स टू प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी कहां यूज होती है, मैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे सब मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। परचेज रॉ मटेरियल का परचेज होगा। नेक्स्ट तो ऑब्वियसली परचेज कहां जाएगा, आपके मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में, परचेज एट ओपनिंग लेस क्लोजिंग कंजम्पशन आएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, रेंट आपका किसका कुछ बोला नहीं है रेंट के बारे में, तो कहां जाएगा, पीएनएल में। लाइटिंग के बारे में कुछ बोला नहीं है, पीएनएल। जनरल एक्सपेंसेस कुछ बोला नहीं है, पीएनएल। अगर नीचे कोई इंफॉर्मेशन रहती है तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बिल्स पेबल लायबिलिटी, सेल ऑफ स्क्रैप बेटा मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, कमीशन रिसीव पीएनएल क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये क्या है, आपके ओल्ड आरडीडी, न्यू माइनस ओल्ड करता है। कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है बैलेंस शीट में। सेल्स आपके ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। नेक्स्ट अब वो क्या बोला एडजस्टमेंट में, स्टॉक बोला बेटा रॉ मटेरियल का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है, क्लोजिंग स्टॉक आप याद करो तो एक इफेक्ट तो आपकी बैलेंस शीट में आना चाहिए स्टॉक का। सेकंड इफेक्ट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग तो यहां पे पहला आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, जहां पे ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग आता है। नॉर्मली क्लोजिंग हम ऑपोजिट साइड में लिखते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल का कंजम्पशन यहां लिखना चाहिए। फिर यहां आता है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और यहां पे आता है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। और फिनिश गुड्स आप ट्रेडिंग में लिखते हो, ट्रेडिंग में आप लिखते हो बाय स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो यहां पर आता है, राइट। नेक्स्ट सैलरीज एंड वेजेस अनपेड फॉर द ईयर रेस्पेक्टिवली 9,000 20,000 बेटा सैलरीज और वेजेस सेकंड आउटस्टैंडिंग है और ऐड करोगे, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाना चाहिए, बैलेंस शीट बनाना नहीं है। नेक्स्ट मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएट बाय 10% बेटा मशीनरी ऊपर जितनी भी दी हुई है उसका 10% डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, मशीनरी का डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में। ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन का पीएनएल में। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू मेंटेन 1% ऑन सेल्स बेटा 1% ऑन सेल्स नॉर्मली हम आरडीडी डेटा से बनाते थे, जरूरत नहीं है ना, अगर सेल्स का जो फिगर है उसका आरडीडी बनाओ। तो अगर आप सेल्स का फिगर देखोगे, सेल्स के ऊपर कितना दिया है, सेल्स का दिया है 16,72,000, 1% के हिसाब से 16,720 न्यू आरडीडी हो गया आपका। आरडीडी कहां लिखते थे आप, पीएनएल के डेबिट में, बस पीएनएल के डेबिट में लिखना है, न्यू माइनस ओल्ड 16,500 माइनस करो, 220 रुपए आउट कॉलम। नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट आपका डेटा से माइनस होगा, लेकिन अब जरूरत नहीं है वो दिखाने की बैलेंस शीट में। नेक्स्ट रेंट इज टू बी चार्ज 3/4 टू फैक्ट्री एंड 1/4 टू ऑफिस बेटा 3/4 आपका मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड, 1/4 टू ऑफिस मतलब पीएनएल में आएगा। जितना भी रेंट है, रेंट कितना है ऊपर 60,000, तो 3/4 मतलब 45,000 जाएगा आपको मैन्युफैक्चरिंग में, 15,000 आएगा आपका नीचे पीएनएल में। नेक्स्ट लाइटिंग टू बी चार्ज 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस, तो अगेन लाइटिंग का जो भी खर्चा है वो 2/3 करके आप करोगे ऊपर मैन्युफैक्चरिंग में और 1/3 डालोगे आप नीचे पीएनएल के डेबिट में। नेक्स्ट प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। 15 मार्क के लिए क्वेश्चन था, बैलेंस शीट भी नहीं पूछी थी बेटा, ये एक्चुअल में बोनस से सीरियसली कम नहीं था, क्लास में सॉल्व क्वेश्चन था हमारा। तो अगर आप देखोगे मैंने यहां बना के दिया आपको, रॉ मटेरियल कंजम्पशन ओपनिंग एंड परचेज लेस क्लोजिंग, सेल ऑफ स्क्रैप आएगा, क्लोजिंग आएगा।
यहां पे जितने भी खर्चे थे, ओपनिंग WIP, कैरेज ऑन परचेज, वेजेस एट आउटस्टैंडिंग, रिपेयर्स टू प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, रेंट, लाइटिंग, सब यहाँ पे मैंने लिया है। और आपका ये मैन्युफैक्चरिंग आई है 11,90,000। बेटा ये 1190 यहां से कहां जाता है, यहां से सीधा आता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे फिनिश गुड्स की ट्रेडिंग होती है, तो फिनिश गुड्स ओपनिंग यहाँ आएगा, क्लोजिंग यहाँ आएगा, सेल्स था आपका, जीपी आ गया 5,08,000। फिर ये जीपी यहां से जाएगा पीएनएल में, राइट। बाकी के जो भी खर्चे थे आपके यहाँ पे अपने एडजस्ट किए, सैलरी थी, टेलीफोन, रिपेयर्स, जनरल एक्सपेंसेस, न्यू माइनस ओल्ड प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, रेंट और लाइटिंग। 1/4 और 2/3 यहाँ पे था, तो सॉरी 1/3 यहाँ पे था। मैंने फाइनल निकाले नेट प्रॉफिट एंड दिस इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट। कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं थी, कुछ भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे। विदाउट वर्किंग नोट्स आपको क्वेश्चन पूछा था 15 मार्क के लिए, सीरियसली इट वाज अ बोनस। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अगर आप इस पे देखोगे आपके 6A पे, 6A जो आपको अगेन कंपनी अकाउंट्स का 15 मार्क का क्वेश्चन था। बेटा इतने बाउंसर क्वेश्चन भी रह चुके हैं ना, लेकिन इजी क्वेश्चन पूछे आपको। इजी कैसे पूछा है, 3 बार अलग अलग फोर्फेयर की एंट्री पास करनी है, 3 बार। तो पहले क्या हो बेटा, ना प्रीमियम था ना कुछ भी नहीं था, सिर्फ था ऐसे कि 10,000 एप्लीकेशन बनी था, राइट। 10,000 स्टार्टिंग में एक एप्लीकेशन किया, तो बेटा पहले 2 एंट्रीज करोगे आप, एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इतना हो गया। फिर अलॉटमेंट कॉल करना है, यस अलॉटमेंट कॉल कैसे करेंगे, 10,000 इंटू 2 से, राइट। फिर 10,000 इंटू 2, बेटा एक शेयर होल्डर है राम नाम का, जिसको 100 शेयर्स का वो अलॉटमेंट पे नहीं कर पाया, तो हम एंट्री क्या करते हैं अलॉटमेंट की, सिर्फ वो 100 शेयर्स के नहीं पे कर पाया, बाकी तो कर पा रहे हैं ना। तो बाकी कितने कर पा रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 9,900 इंटू 2, कॉल्स इन अरियर्स जो नहीं देता है उसको हम नाम क्या देते हैं, कॉल्स इन अरियर्स 100 इंटू 2, 2 शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 2, तो अल्टीमेटली 200 रुपए ये दे नहीं पाया। और क्या इमीडिएटली फोरफिट हुआ, यस। कंपनी का प्रोसीजर ही नहीं, फंड ही नहीं है, नहीं दिया पेमेंट, फोरफिट, बेटा तुरंत फोरफिट हो रहा है। फोरफिट की एंट्री क्या सीखी हमने, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। बेटा इसमें क्या जाता है, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में जाता है कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में से अब तक कितना कॉल किया हमने, क्या उससे हमने एप्लीकेशन कॉल किया था, हाँ। क्या हमने उसको अलॉटमेंट कॉल किया, यस। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट सिर्फ 3 रुपए था, तो बेटा 100 शेयर्स का 3 रुपए, कितना दे सकता है, वो सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है, 100 इंटू 1 वो फोरफीचर में जाएगा, और कितना नहीं दिया उसने, 100 इंटू 2 कॉल्स इन अरियर्स में, खत्म हो गई बात। बेटा अब क्योंकि हम राम के फोरफिट कर चुके हैं, क्या आगे का कॉल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो फर्स्ट कॉल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल की एंट्री क्या होगी, बेटा 9,900 इंटू 3। क्यों 9,900 इंटू 3, बेटा इसके तो फोरफिट कर दिया ना 100 शेयर्स, अब उससे थोड़ी मांगेंगे, वो थोड़ी देगा हमको, उसके तो फोरफिट हो गए, तो अब हम किससे मांगेंगे, सिर्फ 9,900 से। अगेन वही प्रोसीजर, बेटा 150 के वो नहीं दे पाया, तो कॉल्स इन अरियर्स में कितना जाएगा, जो नेक्स्ट बंदा क्या था, शाम के पास 150 शेयर्स थे, 150 शेयर्स थे, तो 150 शेयर्स के शाम पैसे नहीं दे पाया, तो कॉल्स इन अरियर्स कितने हो गए, 150 इंटू 3 450, ठीक है। 3 रुपए वो फर्स्ट कॉल के नहीं दे पाया, अगेन उसकी फोरफिट करेंगे। फोरफिट करने के बाद फोरफिचर की एंट्री रेगुलर एंट्री आएगी, जैसे हमने ये एंट्री की, बट शेयर कैपिटल में कितना आएगा, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू, बेटा 150 शेयर, उससे कितना कॉल किया हमने, एप्लीकेशन कॉल किया, हाँ। अलॉटमेंट कॉल किया, यस। फर्स्ट कॉल कॉल किया, यस। तो फर्स्ट कॉल भी कॉल किया, इंटू 6 हो गया। कितने पैसे दिए बेटा उसने फोरफीचर के, फोरफीचर के कितने पैसे दिया उसने, तो एप्लीकेशन दिया, हाँ। अलॉटमेंट दिया, यस। फर्स्ट कॉल दिया, नहीं। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना दिया टोटल मिलकर, 3 रुपए दिया उसने, और कॉल्स इन अरियर्स में कितने नहीं दिया, 3 रुपए नहीं दिया, खत्म, इसकी फोरफिट। बेटा आप इसकी भी फोरफिट कर दी। अब कितने शेयर होल्डर्स बच गए, 10,000 थे, 100 शेयर आप फोरफिट कर सकते हो, 150 शेयर फोरफिट कर सकते हो। अब कितने बचे, 9750। अब कितने बच गए, 9750। तो बेटा 9750 से कॉल करोगे फाइनल कॉल इंटू 4 रुपीज, राइट। उसमें भी अगेन कौन बंदा नहीं दे पा रहा है आपको, एक 50 शेयर होल्डर है जो जिसका नाम है मोहन, राइट। मोहन, हाँ। मोहन को 50 शेयर दिए थे, वो नहीं दे पा रहा है, तो इसका कॉल्स इन अरियर्स कितना रहेगा, 50 शेयर्स इंटू 4 200 रुपए, राइट। जब इसको फोरफिट करेंगे, इसके शेयर के में कितना आएगा, 50 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू, क्या हमने पूरा कॉल किया उससे, चारों कॉल्स, यस, इंटू 10, कितना दे पाया बेटा, वो फोरफीचर में जाएगा, जो मिलता है वो फोरफीचर में जाता है, कितना दे पाया वो, सोचो। एप्लीकेशन दिया, हाँ। अलॉटमेंट दिया, हाँ। फर्स्ट कॉल दिया, यस। क्या नहीं दे पाया, फाइनल कॉल, तो बस कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा 200, और कितना दे पाया वो, 6 रुपए दे पाया, राइट। अल्टीमेटली सब रीइश्यू हो गया बेटा। रीइश्यू के टाइम पे एंट्री क्या करते हैं, रीइश्यू के टाइम पे एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, जो नुकसान हुआ वो फोरफीचर में जाएगा, और 2 शेयर कैपिटल। तो बैंक में कितना आया, तो बैंक में आया 300 शेयर हमने इश्यू किए, कितने में, 9 रुपए में, नुकसान हुआ 300 रुपए, 1 रुपए शेयर फोरफीचर बेयर करेगा। लास्ट में हम एंट्री क्या करते हैं, लास्ट में बेटा जो भी फोरफीचर का बैलेंस रहता है वो कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या रहेगी, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितनी, अगर आप चेक करोगे बेटा, फर्स्ट राम से हमने कितने पैसे लिए थे, 100 रुपए, शाम से कितने पैसे लिए थे, 450 रुपए, और लास्ट में उससे कितने लिए थे, 300 रुपए। तो अल्टीमेटली हम 850 ले चुके हैं, 300 रुपए उसमें से हमने रीइश्यू में लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली 550 बच गए जो अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए। आइए सोल्यूशन में देखते हैं।
पहली एंट्री किया मैंने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 रुपए, राइट, ऑन द स्पॉट कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, यस। पहली दो बेसिक एंट्रीज थी, इसके एकदम इजी मार्क्स थे। नेक्स्ट अलॉटमेंट सबसे कॉल करेंगे, यस, अलॉटमेंट मेरा 10,000 से कॉल करेंगे, लेकिन पूरे का मिला क्या नहीं, कितना 100 नहीं मिला था, 100 के मैंने कॉल्स इन अरेज में डाल दिए, बाकी 9,900 के मैंने 19,800 ले लिए, राइट। इमीडिएट फोरफिट करो, फोरफिट के लिए मैंने 3 रुपए कैपिटल डाला, 2 रुपए फोरफिट डाला और कॉल्स इन अरेज 1 रुपए डाला, राइट। क्यों? एक सेकंड, ये एंट्री रिवर्स हो गई, ये 100 है और ये 200 है, क्योंकि वो एप्लीकेशन दे पाया सिर्फ। नेक्स्ट उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना था आपका फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल कितना कॉल किया आपने, अब 100 शेयर फोरफिट कर दोगे आप, 100 शेयर फोरफिट होने की वजह से अब हम कितने से कॉल करेंगे, सिर्फ 9,900 से, राइट। 9,900 से हमने कॉल किया, अगेन उसमें भी एक बंदा ऐसा था जो पैसा नहीं दे पा रहा, तो हमने उसको कॉल्स इन अरेज में डाल दिया, राइट, कॉल्स इन अरेज में डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके शेयर्स फोरफिट कर दिए। बेटा फोरफिट करने के लिए 6 रुपए से कॉल किया था, 3 रुपए मिल चुके हैं, 3 रुपए नहीं मिले, 3 रुपए नहीं मिले तो कॉल्स इन जो मिल चुके हैं वो फोरफिचर में। नेक्स्ट बेटा आप उसके भी फोरफिट कर दिया, आप उससे वापस पैसे नहीं मांग सकते, आप कितने से पैसा मांगोगे, सिर्फ 9,750 से। क्यों? 10,000 थे, 100 चला गया, 150 चला गया, बाकी कॉल किससे करोगे, सिर्फ बैलेंस इक्विटी शेयरहोल्डर्स से। नेक्स्ट उसमें भी अगेन 50 का वो पैसा नहीं दे रहा है, बाकी 9,700 लोग पैसा दे रहे हैं, तो 50 के उसने पैसे नहीं दिए। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे इसके भी मैंने शेयर्स रीइश्यू किए, रीइश्यू करने की फोरफिट करने के बाद रीइश्यू किया, रीइश्यू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 309, लॉस कौन बेयर करेगा, शेयर फोरफिचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट, इक्विटी शेयर कैपिटल। लास्ट एंट्री अगर आप लास्ट एंट्री देखोगे शेयर फोरफिचर, बेटा शेयर फोरफिचर 100 आया था, 450 आया था, 300 आया था, टोटल 850 रुपए आ चुके हैं, जिसमें से 300 रुपए आप ऑलरेडी रीइश्यू में लॉस बेयर कर चुके हो, 550 रुपए आपका जाना चाहिए शेयर फोरफिचर में, दैट इज कैपिटलिज्म में, दैट्स इट। और लास्ट एंट्री बेटा एकदम बेसिक क्वेश्चन था, अगेन आप मेरे थ्योरी नोट्स अगर रेफर करोगे उसके अंदर पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था मैंने कि व्हाट इज अ प्रिंसिपल बुक, लेजर इज नथिंग बट द प्रिंसिपल बुक, राइट। जो जर्नल है वो प्राइमरी बुक रहता है, लेजर को हम प्रिंसिपल बुक मानते हैं, और उसके रूल्स पूछे थे कि जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है, तो बेटा इस साइड में 2 लिखते हैं, इस साइड में बाय लिखते हैं, उठा के डेबिट में डालते हैं, ऑपोजिट नाम लगता है, ये पूरा आपको यहाँ लिखना था, राइट। हर एक लेजर अलग अलग ओपन करते हैं, तो ये पूरी एंट्री एज इट इज आपके मॉडल का क्वेश्चन ले चुका है, मेरे नोट्स में भी रह चुका है। अगर आपने अच्छे से रीड किया होगा तो ये क्वेश्चन इजी था 5 मार्क के लिए। 5 में से अगर आप पूरा एक्यूरेट नहीं करते बेटा तो भी आपको 3.5 4 तक मिल सकते हैं इजीली, क्योंकि लेजर पूछा था, लेजर बहुत बेसिक है, 11 से सिखाया जाता है। विद दिस आई होप कि आप लोगों का ये पेपर काफी इजी गया होगा। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इंटरमीडिएट बैच, जल्दी जल्दी पास हो जाइए, जल्दी जल्दी फेस टू फेस बैच में आइए, एंड यस विल हैव अ लॉट ऑफ फन। थैंक यू।